गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन शुरू किया था और मैंने आपको कुछ 6 पॉइंट्स लिखवाए थे। आज हम आगे के पॉइंट्स भी लिखेंगे और आज की क्लास से हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। हमने सबसे पहले पॉइंट में यहां पर एक इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। इस इनकम स्टेटमेंट में हमने बेसिकली प्रॉफिट ही कंप्यूट किया था और मैंने आपसे पहले पूछा था कि बताइए अगर प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकलता है, तो आपने कहा था कि सर सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दो, प्रॉफिट निकल जाएगा, सिंपल। इस सिंपल सी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफाइड वे में यूज करूं तो वो इस चैप्टर में यूज होता है। ये चैप्टर बोलता है कि भी देखो जो कॉस्ट होती है ना, वो हम सिर्फ दो ही नजर से देखते हैं, या तो हमें कॉस्ट वेरिएबल दिखती है या हमें कॉस्ट फिक्स दिखती है। कौन सा चैप्टर बोलता है? ये चैप्टर। मतलब ये चैप्टर को कोई भी खर्चा या तो वेरिएबल नेचर का दिखेगा या फिक्स नेचर का दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर रेंट को रेंट की तरह नहीं देखता, ये चैप्टर रेंट को एक फिक्स खर्चे की तरह देखता है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो ना हो, हमें लैंडलॉर्ड को सेम ही किराया देना पड़ता है हर महीने। ऐसे ही मान लो हमारे यहां पर कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर मान लो एक अकाउंटेंट है या एक एचआर मैनेजर है, तो उसको भी मुझे हर महीने सैलरी फिक्स देनी पड़ती है। हमारी प्रोडक्शन जो मर्जी हो वो हर महीने फिक्स ही सैलरी हमसे लेता है। इसका मतलब सैलरी का खर्चा भी इस चैप्टर को क्या दिखेगा? एक फिक्स खर्चा दिखेगा। फिर हम अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल एक वेरिएबल नेचर का खर्चा होता है। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन घटाएंगे तो रॉ मटेरियल कम लगेगा। तो इस चैप्टर को रॉ मटेरियल नहीं, कौन सा खर्चा दिखता है? वेरिएबल खर्चा दिखता है। फिर हमने यही कहा कि भाई देखो प्रॉफिट निकालने के लिए वैसे तो ठीक है सेल माइनस कॉस्ट, लेकिन हम यहां पर कॉस्ट के दो टुकड़े कर रहे हैं। पहले हम कॉस्ट के पहले टुकड़े को माइनस करेंगे, मतलब सेल्स में से पहले हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं इसका डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। फिर हम कंट्रीब्यूशन आने के बाद दूसरी वाली जो हमारा कॉस्ट का दूसरा हिस्सा है, मतलब फिक्स कॉस्ट, वो माइनस करेंगे और फिर हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। मतलब प्रॉफिट वैसे ही निकाला है, सेल में से कॉस्ट ही माइनस करिए, पर कॉस्ट के दो टुकड़े करके माइनस करिए, क्योंकि हमें यहां पर कुछ एनालिसिस करने होते हैं। फिर हमने एक सेकंड पॉइंट लिखा जहां पर हमने बेसिक फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग लिखे। हमने अभी फिलहाल इसका पहला ही पॉइंट डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में सारी की सारी कॉस्ट को हम दो हेड्स में क्लासिफाई करते हैं, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। ये दो पॉइंट्स भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हमने सिर्फ पहला ही पॉइंट डिस्कस किया। फिर तीसरे पॉइंट में मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन लिखवाई और फिर हमने ग्राफिकली भी वेरिएबल कॉस्ट को प्रेजेंट होते हुए देखा। वेरिएबल कॉस्ट का एक नाम मैंने आपको और भी लिखवाया था और वो क्या था? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्यों बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, मैंने कहा इसका भी डिस्कशन आगे चल के आएगा। फिर फोर्थ पॉइंट में हमने फिक्स कॉस्ट को डिफाइन किया, उसको भी हमने ग्राफिकली यहां पर प्रेजेंट होते हुए देखा। फिफ्थ पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि यहां पर हमने कई सारे एनालिसिस किए थे। आपको याद होगा मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके बात करी थी। मैंने कहा था कि मान लो मैं ये पेन के बिजनेस में हूं और मेरा ये पेन 10 रुपए का बिकता है, लेकिन ये पेन को बेचने के लिए पहले मुझे इस पेन को खरीदना पड़ता है, या फिर अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो पहले मुझे इसको बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मान लो मुझे इसको खरीदने या बनाने की 6 रुपए की कॉस्ट पड़ती है, तो अगर मैं कोई पेन बेचना चाहता हूं 10 रुपए में, तो उससे पहले मुझे 6 रुपए का तो खर्चा करना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए या इसको बनाने के लिए। तो हर एक पेन को जब मैं बेचूंगा 10 रुपए में, तो क्योंकि 6 रुपए का तो मेरा खर्चा होगा, सही मायनों में हर एक पेन बेचने पर मैंने कहा था मुझे खुशी तो 4 रुपए की ही होती है। तो मान लो मैंने किसी पर्टिकुलर पीरियड में 2,500 पेन बेचे, तो 2,500 पेन बेचकर मेरे पास रेवेन्यू तो 25,000 रुपए का आएगा, क्योंकि मेरा एक पेन 10 रुपए का बिका है। लेकिन पहले मुझे ये 2,500 पेन खरीदने पड़ते हैं या बनाने पड़ते हैं, और मुझे खरीदने या बनाने की कॉस्ट 6 रुपए की पड़ती है। मतलब 2,500 इंटू 6, 15,000 रुपए पहले मुझे खर्च करना पड़ता है, तभी 25,000 का रेवेन्यू में लेके आऊंगा। तो मैंने जब 2,500 पेन बेचे तो मैंने कहा मुझे खुशी ना 25,000 रुपए की नहीं हो रही है, मुझे खुशी तो सिर्फ 10,000 की ही हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक पेन पर बचते ही सिर्फ 4 रुपए 6 रुपए मुझे खर्च करने पड़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही मैंने कहा कि अगर मैं 5,000 पेन बेचूंगा तो मेरे पास रेवेन्यू भले ही 50,000 का आएगा, लेकिन मुझे खुशी हो रही है वो सिर्फ 20,000 की हो रही है, क्योंकि 30,000 रुपए तो मुझे पहले खर्च करने पड़ेंगे ये 50,000 का रेवेन्यू कमाने के लिए। ये 5,000 पेन तभी बेच पाऊंगा ना जब पहले 5,000 पेन खरीदूंगा, और खरीदने के लिए 30,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। 30,000 खर्च करूंगा तब 50,000 रुपए आएंगे। तो उसका मतलब मुझे जो एक्चुअली में बच रहा है हर एक पेन पर वो 4 रुपए बच रहा है, तो 5,000 पेन पर कितना बचेगा? 20,000। फिर याद करो मैंने कहा था हम एक गुल्लक बनाएंगे। मान लो मैंने एक गुल्लक बनाया और मैंने कहा उस गुल्लक में हर एक पेन जब बेचूंगा तो मुझे हर एक पेन बेचने पर जितने की खुशी हो रही है 4 रुपए की, मैं 4-4 रुपए गुल्लक में डालता जाऊंगा और 4-4 रुपए गुल्लक में डालता गया। और फिर मैंने एक पर्टिकुलर पीरियड, मान लो एक साल खत्म होने के बाद मैंने देखा कि गुल्लक में कितने हैं। मान लो मैंने उस साल में 20,000 यूनिट्स बेचे थे, तो मैंने अगर हर एक पेन बेचने पर 4-4 रुपए गुल्लक में डाले हैं, तो मैंने उस गुल्लक में पूरे साल भर में 20,000 बार 4-4 रुपए डाले होंगे, तो उसमें कितने रुपए इकट्ठे हो गए होंगे? उसमें 80,000 रुपए इकट्ठे हो गए होंगे।
मतलब 20,000 पर 10 रुपए के हिसाब से पहले 10 लाख का रेवेन्यू तो आया होगा, लेकिन 1,20,000 पे मैंने खर्च भी तो किया होगा उस पेन को खरीदने के लिए। अब ये जो 80,000 रुपए है, या फिर ये 20,000 रुपए है, या फिर ये 10,000 रुपए है, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इससे मैं फिर अपने फिक्स खर्चे पे करता हूं। जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, वो मैं पे करता हूं, और फिर हमारा लास्ट में प्रॉफिट बचता है। मतलब मैंने कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों कहा था, क्योंकि हर एक यूनिट जो बिक रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसकी तरफ, फिक्स कॉस्ट की रिकवरी की तरफ। तभी हमने कंट्रीब्यूशन की एक डेफिनेशन लिखी थी, और वो क्या लिखी थी, हमने कहा था भाई कंट्रीब्यूशन इज दैट पोर्शन ऑफ सेल्स व्हिच रिमेन्स आफ्टर रिकवरिंग द वेरिएबल कॉस्ट एंड इज अवेलेबल टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हमारा आया है वो अब फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए यूज होगा, और जो अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो फिर वो मालिकों के लिए प्रॉफिट का काम करेगा। फिर हमने कुछ दो रेशो डिस्कस करी, एक थी वीसी रेशो और दूसरी थी पीवी रेशो। हमारे इस एग्जांपल में जिसमें हमने 10 रुपए का पेन बेचा था, हमने 6 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पे खर्च कर दिया और 4 रुपए हमारे पास कंट्रीब्यूशन बच गया। ये जो वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन है, अगर हम इस रुपीस के अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जानना चाहूं कि जो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए की, ये परसेंटेज टर्म्स में सेल्स का कितना परसेंट है, तो हम जान सकते हैं। कैसे? वेरिएबल कॉस्ट को सेल से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल 6/10 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 60%। ये 60% बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम जितना सेल करते हैं उसका 60% हमारा वेरिएबल कॉस्ट पे खर्च जाता है, और इस 60% को दुनिया वाले एक नाम दे देते हैं, क्या, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और ये 6 रुपए देने के बाद जो हमारे पास 4 रुपए बचते हैं, इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसी कंट्रीब्यूशन को अगर मुझे परसेंटेज में निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कैसे? कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड कर दो, आएगा 40%। इस 40% का क्या मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट को पे करने के बाद हमारे पास परसेंटेज टर्म्स में कितना प्रॉफिट बचता है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी सेल होती है 40% हमारा कंट्रीब्यूशन बचता है, जिसकी मदद से हम आगे चल के फिक्स कॉस्ट पे करेंगे, और जो बच जाएगा वो हमारे लिए नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट होगा। मतलब इस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन जो हमने रुपीस में निकाला है, इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के लिए क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, और कंट्रीब्यूशन को अगर कन्वर्ट करना हो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये जो कंट्रीब्यूशन को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम कौन सा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या फिर शॉर्ट में पीवी रेशियो भी बोल देते हैं। अब ये रेशियो निकालते वक्त अगर आप 100 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 6/10 करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा, 6/10 0.6 आ जाएगा, 4/10 0.4 आ जाएगा। मतलब ये डेसिमल में भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इन दोनों का सम टोटल 100% होगा, डेसिमल में निकालेंगे तो इन दोनों का सम टोटल 1 होगा। ये सम टोटल इन दोनों का 1 क्यों होता है, 100% क्यों होता है? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों ही तो सेल से ही निकले हैं। 10 रुपए में से 6 रुपए हमने वेरिएबल कॉस्ट में खर्च कर दिया, तो बचे हुए 4 रुपए को क्या बोल रहे हो, कंट्रीब्यूशन। क्योंकि ये 6 और 4 दोनों ही 10 रुपए में से निकले हैं, तो इस 6 और 4 को अगर आप जोड़ोगे, मान लो अगर मैं कहूं कि ये वेरिएबल कॉस्ट को और कंट्रीब्यूशन को जोड़ो, तो क्या निकल के आएगा, सेल निकल के आएगा। हमारे इस एग्जांपल में आप जितने भी केसेस देख लो, अगर मान लो आप 15 + 10 मतलब वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को जोड़ोगे तो क्या होगा, 25। 30 + 20 क्या होगा, 50। 1 20 + 80 क्या होगा, 2 लाख। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को जोड़ने पर सेल आता है। इसलिए इन दोनों की मदद से जो रेशियो निकाली गई है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो 100% तो होगा, 100% तो होगा, और डेसिमल में निकाला है तो 1 होगा। फिर हमने एक बात कंक्लूड की थी कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आप किसी भी लेवल पे निकाल लो सेम आएगा। जैसे आप देख लो, यहां पर भी 0.6 था, फिर हमने यहां पर भी अगर वेरिएबल कॉस्ट 15 लिया और सेल 25 लिया, 0.6 आया। यहां पर भी 30/50 करके 0.6 आया, यहां पर भी 0.6 आया। मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमेशा कांस्टेंट रही। ठीक ऐसे ही जब मैंने कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में निकाला, तब भी हमने देखा वो हमेशा 0.4 ही आया। तो क्या इसका मतलब सर ये है कि वीसी और पीवी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है? हाँ, वीसी और पीवी रेशियो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, लेकिन आगे चल के कुछ एक्सेप्शन आएंगी जहां पर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बदलेंगे भी। लेकिन अभी तक का जो आपका ज्ञान है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हाँ, वीसी रेशियो और पीवी रेशियो हर लेवल पर कांस्टेंट रहेगी। आप जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स पे उसको निकाल लो। देखो, मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि क्यों ये कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं अगर पीवी रेशियो की बात करूं, मुझे बताइए पीवी रेशियो कैसे निकाला। जब हमने पर यूनिट डेटा लिया, हमने 4 लिया और 10 लिया, है ना। क्या किया, 4/10 कितना आया, 0.4। इस लेवल पर देखोगे ना तो क्या है, 10,000/25,000, 10,000/25, 0.4 ही आया। लेकिन ये 10 निकाला कैसे गया है सर? ये 10 निकालने का रीजन जो है, अगर देखोगे तो 2,500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 2,500 यूनिट्स हैं, 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, और ये 25,000 कैसे आया होगा सर? ये 2,500 × 10 आया।
देखोगे तो 2500 आपस में कट गया, क्या रह गया 4/10 मतलब 0.4। अब 5000 के लेवल पे देख लो, 5000 के लेवल पर पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, 20/50। ये 20 कैसे आया सर, 20 आया 5000 इंटू 4। और ये 50 कैसे आया सर, ये 50 आया 5000 इंटू 10, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। 5 आपस में कट गया तो क्या रह गया 4/10। भाई अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो हमारा फॉर्मूला है पीवी रेशियो का वो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। और हमारा कंट्रीब्यूशन बेसिकली कैसे निकला होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और नीचे है सेल, सेल कैसे आई होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ऊपर और नीचे आप बेसिकली कर क्या रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो आपस में कट जाएंगे। तो इसलिए आप देख रहे हो वीसी और पीवी रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो इस बात को हमेशा आप दिमाग में रखेंगे। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि अगर मैं बोलता हूं वीसी रेशियो हमारा 60%, तो उसका क्या मतलब है कि हमारी जितनी भी सेल होती है उसका 60% हम वेरिएबल कॉस्ट में खर्च कर देते हैं। आप किसी भी लेवल पे देख लो, 50,000 का 60% 30,000 है, 2 लाख का 60% 1,20 है, ऐसे ही 25 का 60% 15,000 है। और ऐसे ही पीवी रेशियो 40% का क्या मतलब है कि हम जितनी भी सेल करते हैं हमारा 40% का कंट्रीब्यूशन बचता है, मतलब 60% वेरिएबल कॉस्ट में खर्च हो जाता है और 40% हमारे पास बचता है। फिर ये जो हमने कहा था कि भाई जो ये वीसी और पीवी रेशियो का सम 1 होता है, इसी से एक बात और निकल सकती है कि अगर हमें कोई एक रेशियो पता हो तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि हमारा वीसी रेशियो 0.6 है, तो आप बिना कुछ कैलकुलेशन के ये बता सकते हो कि पीवी रेशियो 0.4 होगा, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। तो अगर एक 0.6 है तो दूसरा 0.4 होगा, एक 0.8 है तो दूसरा 0.2 होगा। इसी बात को फिर हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया था। अच्छा, और ये जो नोट नंबर 5 हमने लिखा था, इस पे हमने फिर कुछ नीचे सब नोट्स लिखे थे जिसमें हमने कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखी थी, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की डेफिनेशन लिखी थी, ऐसे ही पीवी रेशियो की डेफिनेशन भी लिखी थी। फिर हमने ये पॉइंट नंबर 6 जो हमने पिछली क्लास में आखिरी पॉइंट डिस्कस किया था, यहां पर हमने ये बात एक्चुअली मैथमेटिकली प्रूव कर ली थी कि देखो कि अगर हम एक रेशियो जानते हैं तो दूसरी निकाल लेते हैं। जैसे मैंने शुरुआत यहां पर करी थी कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। और ये कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या क्या कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सर, सेल्स माइनस वीसी। तो मैंने इसी सेल्स माइनस वीसी अपॉन सेल्स को अलग अलग कर दिया, सेल्स अपॉन सेल्स और वीसी अपॉन सेल्स। सेल सेल आपस में कट गया, वीसी अपॉन सेल हमारा वीसी रेशियो होता। तो हमने इससे बात ये प्रूव कर ली थी कि पीवी रेशियो बेसिकली क्या है, 1 माइनस वीसी रेशियो। और इससे ये बात भी कंक्लूड हो जाती है कि पीवी रेशियो और वीसी रेशियो का सम जो है वो 1 होता है। ठीक है, और फिर हम जब पीवी रेशियो के लिए 1 माइनस वीसी रेशियो कर सकते हैं तो वीसी रेशियो के लिए भी 1 माइनस पीवी रेशियो किया जा सकता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे बिजनेस का पीवी रेशियो 20% है, इसका क्या मतलब समझते हो कि हमारा कंट्रीब्यूशन 20% का होता है। अगर कंट्रीब्यूशन 20% का होता है इसका मतलब 80% हमारा वेरिएबल कॉस्ट में खर्च हो जाता है। तो जिस तरीके से पीवी रेशियो निकालने के लिए 1 माइनस वीसी रेशियो किया, ऐसे ही वीसी रेशियो निकालने के लिए हम 1 माइनस पीवी रेशियो भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम टोटल 1 होता है। तो आपको जो चीज निकालनी हो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो और राइट हैंड साइड पे ले आके 1 माइनस वीसी या 1 माइनस पीवी कर दो। ठीक, ये हमने पिछली क्लास तक डिस्कस किया था। आइए आज की क्लास को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 7 में हम ना पीवी रेशियो का अब एक फॉर्मूला और डिवाइस कर रहे हैं। पीवी रेशियो के हमने पिछली क्लास तक 2 फॉर्मूला डिवाइस कर लिए थे। एक तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, मतलब सिंपली हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं सेल से तो हमारा पीवी रेशियो निकल के आता है, मतलब कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में निकल के आता है। और दूसरा हमारा फॉर्मूला था कि 1 में से वीसी रेशियो को माइनस कर दो या 100% में से वीसी रेशियो को माइनस कर दो, डिपेंड करता है कि वीसी रेशियो डेसिमल्स में है कि परसेंटेज में है। ठीक है, अब हम यहां पर पीवी रेशियो का आज की क्लास में तीसरा फॉर्मूला यहां पर देख रहे हैं। आइए जरा देखिएगा। अब मैं फिर से मदद लूंगा इसी एग्जांपल की जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये एग्जांपल अभी बार बार यूज होगा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मुझे ये बताइए कि 2500 और 5000 यूनिट्स के बीच में जो सेल्स का डिफरेंस है, मतलब चेंज कितना है। जब मैंने 2500 से 5000 यूनिट्स मैंने जब बेचना शुरू किया तो हमारी सेल कितने रुपए से बढ़ गई। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 2500 से 50,000 हो जाने का मतलब यह है कि हमारी सेल जो है वो 25,000 से बढ़ गई, है ना, ऐसे ही कुछ हुआ। अच्छा, हमारा कंट्रीब्यूशन कितने से बढ़ गया सर, हमारा कंट्रीब्यूशन 10 से 20 हो गया, इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 10,000 से बढ़ गया। अगर मैं सिर्फ ये चेंज लूं, मतलब हमारा जो कंट्रीब्यूशन में चेंज है 10,000 रुपए का और जो हमारा सेल्स में चेंज है 25,000 रुपए का, अगर मैं इस चेंज के बेसिस पर पीवी रेशियो निकालूं तो आप देखेंगे तब भी सेम ही आएगी। मतलब चेंज इन कंट्रीब्यूशन, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। मैं कह रहा हूं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल नहीं, कंट्रीब्यूशन में जो बदलाव है,
बदलाव कितने का है यहां पर 10,000 का बदलाव है, तो 10/25 करोगे तब भी क्या आ रहा है आप देख लो 0.4 आ रहा है। मतलब चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल करके भी पीवी रेशो आता है। सर एक और बार प्रूव करके बताओ। यहां मुझे बताइए जब हमने 5,000 से 20,000 यूनिट्स बेचे तो हमारा सेल में कितना बदलाव आया। सर आपकी सेल 50,000 से 2 लाख हो गई, इसका मतलब सेल्स में जो चेंज आया वो 1.5 लाख रुपए का आया। 50,000 से 2 लाख हो जाना, कितना बढ़ गई सेल, 1.5 लाख से बढ़ गई। और हमारा कंट्रीब्यूशन कितने से बढ़ गया सर, 20,000 से 80,000 हो गया, हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा 60,000 रुपीज से। अब आप चेक कर लो, कैलकुलेटर हाथ में पकड़ो, 60,000 को 1.5 लाख से डिवाइड करो, 60,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख, आप फिर से देखोगे तो 0.4 आएगा। मतलब मैं जब कंट्रीब्यूशन के बदलाव को और सेल के बदलाव को इन दोनों को लेता हूं बस, और उसकी मदद से भी पीवी रेशियो निकालता हूं तो सेम ही आती है। सर एक और बार प्रूव करके दिखाओ। आओ जरा हम यहां देखते हैं 2,500 और 20,000, 2,500 यूनिट्स और 20,000 यूनिट्स के बीच में अगर देखोगे तो सेल में कितना बदलाव आया। सर सेल हमारी 25,000 से 2 लाख रुपए हो गई। सेल में जो बदलाव आया वो कितने का आया, 1,75,000 रुपए का। और हमारा कंट्रीब्यूशन में कितने का बदलाव आया सर, 10,000 से हमारा कंट्रीब्यूशन जो है 80,000 हो गया। हमारा कंट्रीब्यूशन में बदलाव आया 70,000 रुपए का, 10 से 80 हो गया 70। अब फिर से कैलकुलेटर पकड़िए, 70,000 को डिवाइड करिए 1,75,000 से, 70,000 को 1,75,000 से डिवाइड करता हूं फिर से 0.4 आता है। तो हम यहां पर एक बात और प्रूव कर रहे हैं कि आप या तो सिर्फ एक ही लेवल का, मतलब 2,500 का या 5,000 का या 20,000 का, किसी एक लेवल का ही कंट्रीब्यूशन ले लो और उसी लेवल का सेल ले लो, पीवी रेशो आएगा। या फिर अगर आप दो लेवल्स के बीच का चेंज लोगे ना, चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन सेल लोगे, तब भी वो आपको पीवी रेशो देगा। ठीक, तो हम यहां पर अब एक बात और कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कि हमारे पीवी रेशो का एक फॉर्मूला और हो गया, और वो क्या, चेंज इन कंट्रीब्यूशन divided by change in sales। चेंज इन कंट्रीब्यूशन से क्या मतलब है कि अगर हमें दो कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं, जैसे एक 2,500 पर एक 5,000 पर, तो हम 5,000 वाले कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे 2,500 वाला कंट्रीब्यूशन। मतलब मैं कह सकता हूं कि C2 माइनस C1, दो कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं तो C2 माइनस C1 कर देंगे, चेंज इन कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही दो सेल दे रखी है, S2 माइनस S1 कर देंगे तो हमारा चेंज इन सेल आ जाएगा। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल करके हमारा क्या निकल के आता है, पीवी रेशियो निकल के आता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 8 में हम लिख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, हम कह सकते हैं वो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या ये बात आपको समझ में आई है? पॉइंट नंबर 8। आप मुझे बताइए हमारी जो इनकम स्टेटमेंट थी हमने कैसे बनाया था सर, सेल्स में से पहले वीसी को माइनस किया था, कंट्रीब्यूशन आया था, फिर हमने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया था तो हमारा प्रॉफिट आया था। ये था ना, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को घटाते तो प्रॉफिट आता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, अगर मैं फिक्स कॉस्ट को उधर ले जाऊं तो साइन बदल जाएगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। और ऊपर आप देखो, वो ऊपर स्टेटमेंट देखो जो हमने अभी अभी बनाई थी। हम अगर इस स्टेटमेंट में देखते हैं तो आप देखिए 20,000 के लेवल पर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, 80,000। और अगर मैं फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दूं, 10 प्लस 70 को जोड़ दूं, तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ के क्या आता है, 80 आता है। यहां पर भी देखो 10 प्लस 10 को जोड़ दे तो क्या आएगा, 20 आएगा। यहां पर भी देखिए 10 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स कॉस्ट घटा दिया और जो बच गया वो प्रॉफिट है। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन के दो ही तो टुकड़े हुए, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। जैसे सेल के दो टुकड़े हुए, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन के फर्दर दो टुकड़े हुए, उसमें से कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट के लिए चला गया और जो बच गया वो प्रॉफिट कहलाया। तो अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को जोड़ देता हूं तो कंट्रीब्यूशन तो आएगा, तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। तो हम ये मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के। आइए अब हम अपना अगला पॉइंट भी डिराइव करते हैं। पॉइंट नंबर 9 में हम ना अब पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और डिराइव कर रहे हैं। सर 3 हो तो चुके, हाँ चौथा फॉर्मूला भी डिराइव कर रहे हैं। यहां मैंने शुरुआत किससे करी है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट नंबर 7 में फॉर्मूला बताया कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। मैंने यहां पर यही लिखा है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। अब ध्यान से प्लीज देखिएगा, इसकी मदद से हम अब पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब जरा आप मुझे बताइए
चेंज इन कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? सर अगर मान लो हमें दो लेवल दे रखी हूं तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम चेंज इन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब सेकंड लेवल का कंट्रीब्यूशन लेंगे, उसमें से फर्स्ट लेवल का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे। जैसे 2.5 और 5,000 जो हमारे एग्जांपल में 2,500 यूनिट्स पर 5,000 यूनिट्स पर, तो 5,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन लेंगे, उसमें से 2,500 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे और डिवाइड फिर किससे करेंगे? चेंज इन सेल। चेंज इन सेल का क्या मतलब है कि जो हमारा सेकंड वाले लेवल का सेल है उसमें से फर्स्ट वाले लेवल के सेल्स को माइनस कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। क्या इससे पीवी रेशियो आता है? सर बिल्कुल आएगा। अभी मैंने आपसे पूछा कि क्या कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के? मतलब मैं कंट्रीब्यूशन लिखूं या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखूं, एक ही बात है। मैं कंट्रीब्यूशन लिखूं या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखूं, एक ही बात है ना। मैं या ये हमारे इस एग्जांपल में मैं 10 लिखूं या 10 प्लस 0 लिखूं, एक ही बात है। मैं 20 लिखूं या 10 प्लस 10 लिखूं, एक ही बात है। मैं 80 लिखूं या 10 प्लस 70 लिखूं, एक ही बात है ना। मानते हो ना? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। इसका मतलब क्या, मैं यहां पर जो ये कंट्रीब्यूशन 2 है, क्या मैं इसकी जगह फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख सकता हूं? ऐसे ही कंट्रीब्यूशन 1 की जगह भी क्या मैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने कंट्रीब्यूशन 2 की जगह लिखा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट कौन से वाला होगा? जो सेकंड वाले लेवल में होगा, सेकंड वाले लेवल पर होगा। और यहां पे प्रॉफिट कौन सा होगा? जो फर्स्ट वाले लेवल पर होगा। मतलब मैंने कंट्रीब्यूशन की जगह लिख दिया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और क्योंकि जो सेकंड लेवल का कंट्रीब्यूशन है उसमें प्रॉफिट भी कौन से वाला लेंगे? सेकंड लेवल का। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सपोज ये कहता हूं कि मैंने दो लेवल यहां पे लिए हैं, एक 5 का और एक 2.5 का, तो जब मैं कंट्रीब्यूशन 2 माइनस कर रहा हूं तो प्रॉफिट भी ये वाला लूंगा ना, 2 वाला लूंगा। और जब ये वाला लूंगा तो प्रॉफिट ये वाला लूंगा। नहीं, तो मैंने कंट्रीब्यूशन 2 की जगह जो मैंने लिखा, क्या लिखा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहां प्रॉफिट कौन सा लेंगे? सेकंड का। और यहां प्रॉफिट कौन सा लेंगे? 1 का। फिक्स कॉस्ट के नीचे 2 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सब जगह सेम ही होगी, चाहे सेकंड लेवल हो, फर्स्ट लेवल हो, थर्ड लेवल हो। जब फिक्स कॉस्ट तीनों में 10-10 हजार ही है तो उसके नीचे 2 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, समझ गए। अब यहां पर मुझे बताइए क्या होगा? सर S2 माइनस S1, है ना। अब ध्यान से प्लीज देखिएगा, मैं अब यहां पर आपको एक जादू दिखाने वाला हूं। सर जादू दिखाने वाले हो? हाँ देखो तो सही, मैंने ये माइनस, जब जैसे ही मैं ब्रैकेट्स खोलूंगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ब्रैकेट खोलने के बाद साइन बदल जाते हैं, आपको पता है ना ये। तो ये माइनस P1 हो गया, S2 माइनस S1। ये फिक्स कॉस्ट और ये फिक्स कॉस्ट आपस में कट गया क्योंकि तो सेम ही होता है 10-10। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये तो फॉर्मूला कुछ और ही बन गया, P2 माइनस P1, S2 माइनस S1। इसका मतलब ये हुआ हमने यहां पर एक बात कंक्लूड कर ली कि पीवी रेशो का एक फॉर्मूला और होता है, और वो क्या? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। शुरुआत हमने किससे करी थी? चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल। अब यहां पर हमने कंक्लूड करते करते क्या कंक्लूड कर लिया? हमने कंक्लूड कर लिया चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। इसका मतलब मैं यहां पर जो कंक्लूड कर रहा हूं आपके लिए वो ये कर रहा हूं कि पीवी रेशो का एक फॉर्मूला और होता है कि जब हम प्रॉफिट के चेंज को और सेल्स के चेंज को ही डिवाइड करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल करते हैं, वो भी हमको पीवी रेशो ही देगा। मैं अभी मैथमेटिक, ये अभी मैं जो ऊपर मैंने टेबल बनाया वहां से मैं ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको। अब एक बच्चे का पहले सवाल आता है कि सर क्या ये डेरिवेशन हमें एग्जाम के लिए दिमाग में रखनी है? नहीं, डेरिवेशन सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए है। मैं डेराइव इसलिए करा देता हूं कि बच्चे को लगता है कि अरे हमने बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव किया है। इन डेरिवेशन को एग्जाम के लिए याद नहीं रखेंगे चलेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में सिंपली फॉर्मूला पता होना जरूरी है, हम सीधे फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्योंकि फॉर्मूला आया कैसे ये जानना हमारा बेसिक हक है, इसलिए मैं वो आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा रहा हूं। लेकिन ये डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हाँ जरूरी नहीं है। तो हमारा ये 7th पॉइंट है, इसको नोट करो, फिर मैं इसके बारे में, सॉरी 7th कह रहा हूं, 9th पॉइंट है, इसको नोट करो, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूं। फिर से वही बात बोलूंगा, जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस ली हैं उनको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके रजिस्टर्स पर ये ऑलरेडी नोटेड है। और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं वो आप इनको वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर सकते हैं। चलिए, हमारे इस एग्जाम्पल में जो हमने अभी अभी ऊपर लिया, इस एग्जाम्पल को वापस से रेफर करें। मैंने आपको कहा ना ये एग्जाम्पल हम बार बार रेफर करेंगे, इसलिए आई होप कि आप सबने नोट किया होगा इसको। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, हमारे पहले दो लेवल्स में प्रॉफिट का चेंज कितना है? सर प्रॉफिट का चेंज हमारा है 10,000। प्रॉफिट का चेंज कितना है? प्रॉफिट का चेंज 10,000 है। अब आप देखिए, चेंज इन प्रॉफिट 10,000
और चेंज इन सेल्स 25,000, चेंज इन प्रॉफिट 10,000, चेंज इन सेल 25,000, तो 10/25 करके कितना आता है 0.4। चेक कर लो आप। चलिए सर हाँ चेक कर दिया 0.4 ही आ रहा है। अब दूसरे और तीसरे लेवल को देखिए, यहां पर 10 और 70, व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द चेंज सर, चेंज इन प्रॉफिट 60,000 और चेंज इन सेल्स कितना है 1.5 लाख। 60/1.5 लाख कितना होता है 60/1.5 लाख अगेन 0.4। मतलब हम अगर प्रॉफिट के बदलाव को और सेल्स के बदलाव को कंसिडर करते हैं तब भी वो हमें पीवी रेशो ही देता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है पहले ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए, पेन छोड़ दीजिए प्लीज अपने। अगर हम दो लेवल्स के कंट्रीब्यूशन का बदलाव देखें, फॉर एग्जांपल आप 2,500 और 5,000 में कंट्रीब्यूशन का बदलाव बताइए कितना है सर, कंट्रीब्यूशन का बदलाव है 10,000 का, और प्रॉफिट का बदलाव कितना है सर, वो भी 10,000 ही है। दूसरे और तीसरे में देखिए कंट्रीब्यूशन का बदलाव कितना है 60 है, और प्रॉफिट का बदलाव कितना है 60 है। मतलब अगर हम, जहां तक चेंजेस का सवाल है, जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में आता है उतना ही चेंज, एग्जैक्टली उतना ही चेंज प्रॉफिट में आता है। जहां तक चेंज की बात है ध्यान रखें, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बराबर नहीं होता क्योंकि बीच में फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन दो लेवल्स के जो कंट्रीब्यूशन का चेंज है वही चेंज प्रॉफिट का भी होगा। अगर कंट्रीब्यूशन का चेंज 60 है तो प्रॉफिट का चेंज भी 60 है, कंट्रीब्यूशन का चेंज 10,000 है तो प्रॉफिट का भी चेंज 10,000 है। और ऐसा क्यों हो रहा है? मान लो मेरे सामने दो बच्चे खड़े हैं और मान लीजिए एक बच्चे के पास 2 लाख रुपए हैं और एक बच्चे के पास मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं। एक के पास 2 लाख है और एक के पास 5 लाख है। दोनों के बीच का चेंज कितना है 3 लाख। 2 और 5 का डिफरेंस कितना है 3 लाख है। मान लीजिए मैंने दोनों ही स्टूडेंट से 50,000 रुपीज ले लिए, तो जिससे 2 लाख, जिसके पास 2 लाख थे उसके पास कितने रह जाएंगे 1.5 लाख, और जिसके पास 5 लाख थे उसके पास कितने रह जाएंगे 4.5 लाख, 4,50,000। तो 1,50,000, 1.5 लाख और 4.5 लाख का डिफरेंस भी क्या होगा 3 लाख ही होगा। फिर से बोलता हूं, फिर से एग्जांपल बोलता हूं, ध्यान से सुना। मैंने कहा एक स्टूडेंट के पास 2 लाख रुपए थे, एक स्टूडेंट के पास 5 लाख रुपए थे, मैंने दोनों से ही 50,000 ले लिए, तो जिसके पास 2 लाख थे उसके पास 1.5 लाख रह गए, जिसके पास 5 लाख थे उसके पास 4.5 लाख रह गए। 1.5 लाख और 4.5 लाख का जो फर्क है वो कितना है 3 लाख है। और 50,000 रुपए लेने से पहले उनके पास 2 और 5, तब भी फर्क कितना था 3 लाख था। फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक स्टूडेंट के पास जो है 1 लाख रुपए है और एक स्टूडेंट के पास 50,000 रुपए है, दोनों का डिफरेंस कितना है 50,000। मैंने दोनों से 10,000 रुपए ले लिए, तो जिसके पास 50,000 थे उसके पास 40 रह गया, जिसके पास 1 लाख था उसके पास 90 रह गया, तो 40 और 90 का फर्क भी कितना होगा 50 ही होगा। भाई दो लेवल्स हैं और आपने दोनों लेवल्स में से सेम अमाउंट ही विड्रॉ किया है, मतलब सेम अमाउंट ही फिक्स कॉस्ट का माइनस किया है। तो फिक्स कॉस्ट माइनस करने से पहले जितना चेंज था फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद भी उतना ही चेंज होगा। आप अगर ध्यान से देखें, मैंने यहां से भी 10 माइनस किया है, यहां से भी 10 माइनस किया है, तो ये माइनस करने से पहले दो लेवल्स के बीच में जो चेंज था, ये क्योंकि सेम अमाउंट ही माइनस किया है, इसलिए माइनस करने के बाद भी दोनों का चेंज सेम ही रहेगा। इसलिए कंट्रीब्यूशन का बदलाव और प्रॉफिट का बदलाव हमेशा सेम होता है। इस करके ये एक और फॉर्मूला हमने डिवाइस कर लिया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो हमने पीवी रेशो का यहां पर एक फॉर्मूला और डिवाइस कर दिया। तो पॉइंट नंबर 9 में हमने क्या सीखा? क्योंकि कंट्रीब्यूशन का चेंज और प्रॉफिट का चेंज सेम होता है, इसलिए हमने इसी फॉर्मूला से जो फाइनल फॉर्मूला डिवाइस किया वो क्या किया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। क्योंकि जो न्यूमरेटर है कंट्रीब्यूशन का चेंज हो या प्रॉफिट का चेंज हो, क्योंकि वो सेम ही होता है, इसलिए पीवी रेशो का एक फॉर्मूला और डिवाइस हो गया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो ये हमारा 9th पॉइंट था, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ये आता है हमारा 10th पॉइंट। 10th पॉइंट बेसिकली एक तरह का कह लो कि जो अभी तक हमने पीवी रेशो के सारे फॉर्मूला डिस्कस किए उसका एक रिवीजन है। हमने यहां पे सारी समरी बना ली कि हमने पीवी रेशो जो है वो किस किस फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया। पीवी रेशो किसी भी फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे सेम ही आएगा ऑफ कोर्स। पहला फॉर्मूला जो सबसे बेसिक फॉर्मूला था वो कौन सा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन जो ये वाला फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एक लेवल का, एक ही लेवल का कंट्रीब्यूशन, उसी लेवल का सेल। लेकिन अगर हमें दो लेवल दे रखे हैं और उन दो लेवल्स के कंट्रीब्यूशन का चेंज ले लें और सेल का चेंज ले लें, तब भी पीवी रेशो सेम ही आएगा। इसका मतलब चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल करेंगे तब भी पीवी रेशो सेम आएगा। सर ये ट्रायंगल क्या बना रखा आपने? अरे ट्रायंगल नहीं है, ये डेल्टा का साइन होता है। मैथमेटिकली हम चेंज को डेल्टा से, जो ट्रायंगल जैसा दिखता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा कंट्रीब्यूशन अपॉन डेल्टा सेल का मतलब होता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। फिर हमने इसी फॉर्मूला की मदद से कौन सा फॉर्मूला डिवाइस किया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स।
ठीक है, और फिर हमने एक फॉर्मूला और भी डिवाइस किया था कि अगर हमें वीसी रेशो पता है तो हम उसकी मदद से पीवी रेशो निकाल सकते हैं 1 माइनस वीसी रेशो कर। अगर हमें यह पता है कि 0.6 वीसी रेशो है तो 0.4 पीवी रेशो होगा, और अगर हमें परसेंटेज में पता है तो फिर हमें 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस वीसी रेशो करो या 100% माइनस वीसी रेशो करो, बात एक ही है। पॉइंट नंबर 10 को भी फटाफट नोट कीजिए। ये हमारे 4 फॉर्मुलाज हमने डिवाइस कर दिए हैं। क्या सर पीवी रेशो का इतने ही फॉर्मुला है या कुछ और भी लेके आने वाले हो आप? अभी और फॉर्मुला आएगा आगे चल के, जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से पीवी रेशियो का अभी हम एक फॉर्मूला और भी डिवाइस करेंगे, पर हां अभी तक के लिए यही 4 फॉर्मूला है। देखिए ये जो पॉइंट नंबर 11 और 12 आपके सामने हैं, ये हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, पर ना कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको मैं एज पॉइंट लिखवा देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा। देखो पीवी रेशो, मैं अगर आपसे आसान से शब्दों में पूछूं तो बताइए पीवी रेशो क्या था? सर पीवी रेशो बेसिकली कंट्रीब्यूशन था परसेंटेज में। नहीं, अगर हमने पीछे 0.4 निकाला या 40% निकाला तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में था। ये जो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में आया, ये किसके रिस्पेक्ट में आया था? सर सेल्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो आपको याद हो तो मैंने जो अभी अभी बताया, पीवी रेशो का बेसिकली मतलब क्या है कि हम जितनी भी सेल करेंगे उसका 40% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। जितनी भी सेल करेंगे उसका 40% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे हमारे इस एग्जांपल में अगर आप देखिए, पहले वाले लेवल पर हमने कितने की सेल करी? 25,000 की। इसका 40% निकाला तो क्या आया? 10,000 कंट्रीब्यूशन। 50,000 दूसरे लेवल की सेल कितनी थी? 50,000। 40% निकालोगे तो कितना आएगा? 20,000। तीसरे वाले लेवल की सेल कितनी थी? 2 लाख। 40% निकालोगे तो कितना आएगा? 80,000। मतलब मैं अगर सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि पीवी रेशो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में। तो अगर मैं सेल को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि पीवी रेशो यही तो बोलता है कि हमारा सेल जो होगा उसका इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन होगा। अगर 40% का पीवी रेशो तो उसका मतलब क्या है कि हमारा सेल का 40% कंट्रीब्यूशन होगा। और छोड़ो, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही, मैथमेटिकली आप समझ जाओगे। मुझे ये बताइए कि पीवी रेशो का क्या फॉर्मूला था? सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। मतलब इस फॉर्मूला में 3 चीजें हैं, कंट्रीब्यूशन, सेल, और इन दोनों की मदद से पीवी रेशो निकलेगी, है ना। पीवी रेशो के फॉर्मूला में 3 चीजें हैं, पीवी रेशो खुद, कंट्रीब्यूशन और सेल। तो अगर मुझे इन 3 चीजों में से कोई भी 2 चीजें दे रखी होंगी तो तीसरे में निकाल दूंगा। जैसे कंट्रीब्यूशन और सेल अगर दे रखा होगा तो आप पीवी रेशो निकाल दोगे। मैं अगर आपको सेल और पीवी रेशो दे दूंगा तो क्या आप कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे? हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को यहीं पे रखूं, इस सेल को यहां ले जाऊं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेल्स इंटू पीवी रेशो। सेल को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। भाई पीवी रेशो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। इसलिए अगर मैं सेल को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेल को वीसी रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। जैसे हम रेशोज टॉपिक में बोलते हैं, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को सेल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट रेशो को सेल से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट रेशो को अगर आप सेल से मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल कॉस्ट आएगा, पीवी रेशो को सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि पीवी रेशो को हम अगर ध्यान से सोचे तो क्या होता है, ये कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में होता है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में। इस पॉइंट नंबर 11 और 12 को भी नोट कर लीजिए, यूज करेंगे इसको हम प्रैक्टिस करते वक्त। चलिए अब ऐसा करते हैं, अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पर जो पास्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पर ना छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं। तो आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे एग्जाम का पास्ट का क्वेश्चन है, और क्योंकि ये आप देख रहे हैं एक छोटा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको भी छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, अभी जैसे हमारे और भी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, फिर क्योंकि हमें बड़े क्वेश्चंस भी करने होंगे, हमारे एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ये छोटे क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चन का भी हिस्सा हो सकते हैं। मतलब जो यहां पर आपको भी ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, हमारे एग्जाम में ये छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में भी आ सकता है। लेकिन जब मैं आपको बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि 4-5 पार्ट्स होंगे, उसके 5 पार्ट, 4 पार्ट, 3 पार्ट्स, और उन 3 पार्ट्स में से एक पार्ट हो सकता है यही वाला हो। ठीक है, तो ये आगे जाके बड़े क्वेश्चंस में भी ऐड होके आ सकते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन कोई आएगा तो वो 5 मार्क्स में जनरली आएगा, छोटा क्वेश्चन कोई आएगा इसके ऊपर तो वो 2 या 3 नंबर में आएगा। ठीक, अच्छा ये पीडीएफ जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, ये पीडीएफ जो है
मैं शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। और जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, मैं उस ग्रुप में मतलब उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप में मेरे साथ कैसे जुड़ना है ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। पिछली क्लास में अगर आपने वीडियो देखी थी तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मैं फिर आपको उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूंगा। मेरी तरफ से आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा। तो फिर आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें सेल्स दे रखी है 25,000 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 20,000 रुपए की, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 4,000, पीवी रेशियो कंप्यूट करना है। अच्छा मुझे बताइए पीवी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पहले वो बेसिक वाला फॉर्मूला ही बताइए। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या हमारे पास यहां पर सेल्स है? हाँ सर सेल्स तो है। क्या हमारे पास कंट्रीब्यूशन है? सर कंट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे हम। कैसे निकालोगे कंट्रीब्यूशन? सर कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए करना क्या है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। सेल हमारी 25,000 रुपए की है और वेरिएबल कॉस्ट हमारी 20,000 रुपए की है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो कितने रुपए का आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन हमारा 5,000 रुपए का आ जाएगा। तो हमारी पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सर पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन मतलब 5,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स 25,000 इंटू 100। तो 5/25 इंटू 100 जरा बताइए कितना होता है? सर ये हो जाता है 20%। सर क्या हम यहां पर ऐसे डेसिमल में भी निकाल सकते थे क्या? निकालना चाहो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें बोलेगा ना पीवी रेशो निकालिए तो हम हमेशा परसेंटेज में ही निकाल के देंगे, क्योंकि पीवी रेशो रेशो ना ज्यादातर परसेंटेज में ही शोभा देती है। तो हमारे ऊपर छोड़ेगा तो हम परसेंटेज में ही निकाल के बताएंगे उसको। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था लेकिन एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। इसमें हमें बोलता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेल जो है वो 1,00,000 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 12,000 रुपए है और प्रॉफिट 8,000 रुपए है। हमें पीवी रेशो निकालने के लिए बोला है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालने के लिए बोला है। अब हमें सेल चाहिए होता है और कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। सेल तो हमारे पास है 1,00,000 रुपए की, कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन क्या दिक्कत है, मैंने अभी अभी आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें या तो सेल्स और वीसी की इंफॉर्मेशन मिल जाए, या फिर हम ये भी तो कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दो। अभी अभी हमने पीछे जब डिराइव की थी चीजें तो ये मैंने आपको लिखवाया था कि कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। तो मैं अगर ये इक्वेशन लिखूं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट को अगर मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमारा कंट्रीब्यूशन ऐसे निकल सकता है 12,000 प्लस 8,000 20,000। तो हमारी पीवी रेशो क्या होगी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। 20,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100, 20%। हमारे एग्जाम में अगर ये एज सोलो क्वेश्चन आया तो 2 नंबर का आने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि ये एक बड़े क्वेश्चन का एक सब पार्ट हो। ठीक है, यही क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन का सब पार्ट भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, और इसमें हमें बोलता है कि सेल्स इन अ कंसर्न, सेल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 लाख टू 8 लाख। कह रहा है एक कंसर्न की सेल जो है वो 4 लाख से 8 लाख हो गई, और एंड कोरिस्पॉन्डिंग प्रॉफिट फ्रॉम 2 लाख टू 3 लाख, देन पीवी रेशियो इज। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको 2 लेवल का सेल दे रखा है, 2 लेवल का प्रॉफिट दे रखा है। तो आप यहां पर कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे? 4 फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखे हैं, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो हमें यहां पर फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड, हमें सेल गिवन है। सेल कितनी गिवन है? कह रहा है हमारी सेल 4 लाख से 8 लाख हो गई, और जो हमारा प्रॉफिट है वो 2 लाख से 3 लाख हो गया। तो हमारा चेंज प्रॉफिट में चेंज कितना आया? सर प्रॉफिट में चेंज आया 1,00,000 रुपए का। हमारा सेल्स में चेंज कितना आया? सर सेल्स में चेंज आया हमारा 4 लाख रुपए का। तो प्रॉफिट का चेंज हमारा 1,00,000 रुपए, सेल्स का चेंज हमारा 4 लाख रुपए। तो हमारा पीवी रेशो क्या होगा? सर पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट। चेंज को हम डेल्टा मतलब ऐसे कुछ ट्रायंगल जैसा रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100।
व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट? चेंज इन प्रॉफिट इज 1 लाख. व्हाट इज चेंज इन सेल्स? चेंज इन सेल इज 4 लाख इंटू 100. और अगर आप ये कंप्यूट करेंगे तो 25% आएगा. इसको भी देख लीजिए प्लीज आप. ठीक है जी, बड़े आगे. देखिए रिवीजन क्लास है तो हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना दूं नोटिंग के लिए. रेगुलर बैच वाले बच्चों को तो पता ही होगा कि मैं नोटिंग के लिए भी ठीक ठाक वक्त देता हूं, लेकिन फिलहाल अभी रिवीजन क्लास है तो इसलिए हम थोड़ा सा कम वक्त दे रहे हैं नोटिंग के लिए. बट आई होप कि आप वीडियो को पॉज करके तो नोट कर ही सकते हैं, टेक्नोलॉजी आपके साथ है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और यहां पर देखिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से दे रखी है. कहता है व्हेन दी सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 45 टू 60. सेल इंक्रीज फ्रॉम 45 टू 60 मतलब 2 लेवल की सेल, तो चेंज कितना हुआ? 15,000. एंड प्रॉफिट इंक्रीज बाय 5. यहां पर उसने 2 लेवल का प्रॉफिट देने की बजाय दोनों का चेंज ही दे दिया. जैसे कि यहां पर 45 और 60 लिखने की बजाय वो सेल के लिए यह भी लिख सकता था कि सेल्स इंक्रीज्ड बाय 15,000. भाई 45 और 60 में कह सकता हूं कि सेल इंक्रीज बाय 15,000. जब मैं बोलता हूं इंक्रीज बाय, इसका मतलब मैं चेंज की बात कर रहा हूं. तो सेल का चेंज तो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट का चेंज उसने खुद ही दे दिया. कह रहा हमारा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो रहा है? 5,000 से. पीवी रेशियो निकालना है. तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स. चेंज इन प्रॉफिट दे रखा है 5,000 का, और चेंज इन सेल्स हम निकाल देंगे. कैसे निकालोगे सर? 60 में से 45 को माइनस कर दोगे इंटू 100. तो 5,000 अपॉन 15,000 इंटू 100. जरा बताना कितना आ रहा है? सर ये तो बड़ी फैंसी सी फिगर आ रही है. अरे फैंसी फिगर बताओ तो सही कितनी आ रही है? सर 33.33% आ रहा है. हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमारा एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और यहां पर फिर से इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से दे रखी है. कह रहा है इफ टोटल कॉस्ट इज ₹30,000 फॉर द सेल्स ऑफ ₹50,000. कह रहा अगर हमारी टोटल कॉस्ट 30,000 रुपए है 50,000 की सेल के लिए, और 22,000 की कॉस्ट है 30,000 की सेल के लिए, तो हमसे पीवी रेशियो मांगा है. आइए जरा इसमें थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आप देखेंगे कि ये भी आपसे आराम से हो जाएगा. हमें यहां पर क्या क्या गिवन है? हमें यहां पर सेल्स गिवन है. एक लेवल की सेल गिवन है 50,000 और दूसरे लेवल की सेल गिवन है 30,000. फिर हमें यहां पर टोटल कॉस्ट दे रखी है. टोटल कॉस्ट दे रखी है. टोटल कॉस्ट हमारी कितने की है? टोटल कॉस्ट इस लेवल पर 30,000 की है 50,000 के साथ, और यहां पर हमारी 22,000 की है. अच्छा ये ध्यान रखना, हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये नहीं होता चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन सेल. फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स. ठीक है. अच्छा अब एक जरा बात ध्यान से सोचिए. अगर हमें ये टोटल कॉस्ट दे रखा है तो टोटल कॉस्ट का क्या मतलब? टोटल कॉस्ट का मतलब इसमें सारी कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और इसमें फिक्स कॉस्ट भी है. ध्यान रखें, अगर मैं सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन अगर मैं सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, मतलब वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का टोटल माइनस कर दूंगा, तो फिर तो प्रॉफिट आना चाहिए. जैसे आप देखिए, ये यही एग्जांपल लेते हैं वापस. 5,000 के लेवल पर 5,000 के लेवल पर हमारी टोटल कॉस्ट क्या है? आप बोलोगे सर 30,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, 10,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 40,000. अगर मैं 50,000 की सेल में से टोटल कॉस्ट मतलब 40 माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आएगा. ऐसे ही 20,000 के लेवल पे देखियो, देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 120 है, और हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है? 10 है. तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 130. तो सेल 2 लाख में से टोटल कॉस्ट 130 माइनस करता हूं तो प्रॉफिट आता है ना. तो यही बात यहां पर देख लो आप. हमें क्योंकि टोटल कॉस्ट दे रखा है, और क्योंकि टोटल कॉस्ट दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सेल में से अगर मैं टोटल कॉस्ट को माइनस कर देता हूं तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा. तो 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और 30 में से 22 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा. क्या यहां तक क्लैरिटी है? हाँ सर बिल्कुल है. अब आप चेक कर लीजिए, व्हाट इज द चेंज इन सेल्स? व्हाट इज द चेंज इन सेल्स? सर चेंज इन सेल्स इज 20,000. व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट? सर चेंज इन प्रॉफिट इज 12,000.
तो हमारा पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? चेंज इन प्रॉफिट, डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल्स इनटू 100। व्हाट इज डेल्टा प्रॉफिट? 12,000 अपॉन 20,000 इनटू 100, कितना आएगा बताइए सर? ये आ रहा है 60%। बस ठीक। अब देखिए जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग था। पहले हमने जो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल वाला क्वेश्चन किया जहां पर दो लेवल्स दे रखे थे, तो दोनों ही लेवल्स का प्रॉफिट, दोनों ही लेवल का सेल दे रखा था, तो हमें चेंज दोनों का निकालना पड़ा। फिर हमने क्वेश्चन किया जहां पर सेल तो दो लेवल की दे रखी थी लेकिन प्रॉफिट का सीधा चेंज दे रखा था, तो हमने उसको भी देखा। यहां पर दो लेवल का सेल दे रखा था और दो लेवल का टोटल कॉस्ट दे रखा था, तो प्रॉफिट हमें यहां पर कंप्यूट करना पड़ा और फिर हमने चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स को यूज करते हुए पीवी रेशियो कंप्यूट किया। ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम अगर देखें तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है? प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप? सर हमको सेल्स पता है और हमें पीवी रेशो पता है। मैंने आपको अभी जो पॉइंट नंबर शायद 10-11 करवाया तो वहां पर यही तो बताया कि अगर हमें सेल पता है और पीवी रेशो पता है तो सेल और पीवी रेशो को मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन आ सकता है। पीवी रेशो इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। तो इस 30% का क्या मतलब है कि हम जितनी भी सेल करते हैं उसका 30% हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मुझे अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो मुझे कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना होगा? सर कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ये कितना आएगा? 4,80,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना? 4 लाख। तो व्हाट इज द प्रॉफिट? 80,000। जब मैं आपको आगे की कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवाऊंगा तो आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन ना हम मल्टीपल तरीकों से कर पाएंगे। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे जैसे आपकी समझ डेवलप होगी तो आपकी क्रिएटिविटी भी जागरूक होगी, आपकी क्रिएटिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। आप एक ही क्वेश्चन को 3-3 तरीकों से कर पाएंगे। मुझे बच्चों की फिर मैसेज आते हैं कि सर क्या हम ये आपने ऐसे कराया, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? सर आपने ऐसे कराया, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? फिर मैं कहता हूँ हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसा है आप आगे चल के देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को हम मल्टीपल तरीकों से भी सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको उस तरीके से कराऊंगा जो हमें हमें लगता है एग्जाम में कम टाइम लेगा, जो या फिर प्रेजेंटेशन वाइज ज्यादा बेहतर है। तो मैं यहां पर आपको जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वही यहां पर करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा बाकी अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी तकलीफ है तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, मैंने बताया भी था। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सर पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वही किया हमने, सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। यहां पर हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2 लाख रुपए की, सेल्स दे रखी है 8 लाख रुपए की, पीवी रेशो 30% का दे रखा है, प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो हम यहां पर पहले तो कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 लाख का 30% होता है 2,40,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, 2 लाख, 40,000 का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 8, पीवी रेशियो 25%, सेलिंग प्राइस 25 रुपए पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, एक नोट लिखवाया था कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है। इसका मतलब ये हमसे क्या मांग रहा है? ये हमसे वेरिएबल कॉस्ट मांग रहा है। किसका वेरिएबल कॉस्ट मांग रहा है? प्रोडक्ट का। अब हम अपना एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं? सर हम अपना एक यूनिट जो है वो बेच रहे हैं 25 रुपए का। हमारा पीवी रेशो कितना है? 25% है। इसने आपसे एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट मांगा है।
देखो वैसे तो बड़ा आसान सा है, आपको पता है पीवी और वीसी रेशो का सम 100% होता है अगर परसेंटेज में गिवन है, या फिर 1 होता है अगर डेसिमल में गिवन है। यहां पर हमें पीवी रेशो 25% दे रखा है, तो मैं अगर चाहूं यहां पर वीसी रेशो निकाल सकता हूं, वीसी रेशो निकाल सकता हूं। आप जरा सोचिए ना, आपका कंट्रीब्यूशन 25% है, इसका मतलब आपका 75% वेरिएबल कॉस्ट में खर्च हो गया। कॉमन सेंस यूज करो, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25% है, इसका मतलब आपका पीवी रेशो मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25% है, इसका मतलब आपका 75% वेरिएबल कॉस्ट में खर्च हो गया। तो हमारा वीसी रेशो क्या होगा, 100% माइनस पीवी रेशो। 100% क्यों लिया है, 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि पीवी रेशो परसेंटेज में गिवन है। तो 100% में से मैं अगर 25% माइनस कर देता हूं तो हमारा वीसी रेशो 75% निकल आता है। अब आप मुझे बताइए, आपको मार्जिनल कॉस्ट अगर निकालनी हो, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। सर वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम बोलेंगे कि हमारा जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसको अगर मैं वीसी रेशो से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान रखें, सेलिंग प्राइस को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, सेलिंग प्राइस को वीसी रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, 25 रुपए है। इस 25 रुपए का 75% हम खर्च कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, तो कितना आएगा 18.75 रुपीज। मतलब हमारी मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 18.75। देखिए हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है ना वो है ब्रेक इवन पॉइंट, शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं नहीं चाह रहा हूं कि उसमें कोई ब्रेक आए। तो अगली क्लास में हम एक ही फ्लो में ब्रेक इवन पॉइंट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, फिर उसके बेसिस पर जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे फिर हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो हमने पिछली क्लास ली थी उस वीडियो पे ना कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस में यहाँ जो कमेंट्स में बच्चों ने सवाल किए थे उसके मैं जवाब दे दूं, शायद वो सवाल फिर कई सारे बच्चों का कॉमन हो सकता है तो सबको जवाब मिल जाएगा। और अब ऐसा करेंगे कि अगर क्लास के बाद ना वक्त लगा तो जो बच्चों के कमेंट्स आए होंगे वीडियोस पर उसका जवाब हम दे दिया करेंगे। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा, नाम है निकिता सेन, क्लासेस के बारे में पूछ रही है इस फास्ट ट्रैक बैच के बारे में। सर इज इट गोइंग टू बी फ्री एंड आर यू गोइंग टू कंप्लीट एवरी टॉपिक ऑफ CAFM। बेटा यूट्यूब पे डालेंगे तो ऑफ कोर्स इसमें तो कोई कॉस्ट नहीं है ऑफ कोर्स, और सारे टॉपिक तो नहीं शायद, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा चाहे अकाउंट्स हो या FM हो, हम उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे इस रिविजन सीरीज में। एक स्टूडेंट है निमेशा, उन्होंने पूछा सर विल यू बी कवरिंग थियरी टू। देखो बेटा जो भी हम चैप्टर कवर करेंगे उसकी थियरी भी कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस है, और उसके प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। ऑफ कोर्स हाँ जो भी हम चैप्टर कवर करेंगे थियरी प्रैक्टिकल दोनों ही लेंगे उसके, ठीक है। फिर एक बच्चे ने पूछा है, राजीव शर्मा नाम के स्टूडेंट है, सर प्रोबेबली व्हेन यू आर गोइंग टू टेक कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर, मैनी ऑफ योर स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर दिस चैप्टर। देखो बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर भी हम आगे चल के रिवाइज करेंगे, बिल्कुल रिवाइज करेंगे, हमारे FM का ही हिस्सा है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी हम रिवाइज करेंगे बिल्कुल। माशा नाम की एक स्टूडेंट है, इन्होंने पूछा है कि सर क्या आप पूरा CAFM करवाओगे या फिर सिर्फ FM वाला पोर्शन करवाओगे। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, चाहे वो FM के हों या फिर वो अकाउंट्स के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अनुराधा नाम की एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है कि सर प्लीज कैन यू राइट द टाइटल अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस चैप्टर्स, इट्स अ रिक्वेस्ट। हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली टाइटल लिखा है, हमारे इस चैप्टर का नाम मार्जिनल कॉस्टिंग है। हाँ जो मेन हेडिंग है, अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखोगे तो मैंने जैसे बताया था पिछली क्लास में, ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंसिंग डिसीजंस करके चैप्टर के अंदर एक सब चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे इंस्टीट्यूट ने ही यूज किया है। स्टिल हो सकता है कि मैं शायद आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूं ठीक से, तो आप फिर से कमेंट करके, अगर मैंने सही जवाब नहीं दिया है तो आप फिर से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिलहाल बाकी जो कमेंट्स हैं वो थोड़ी तारीफों के हैं तो वो मैं नहीं ले रहा हूं। बाकी मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।